कर रहे हैं और आप जान नहीं रहे। उन्होंने कुछ ऐसा भी किया कि कुछ क्वेश्चंस दिए। नर्वसनेस तो होता ही है वो। कितना था लेवल, कितना था उसने आपके क्वेश्चन? और मेरा ये सारा जो बैकग्राउंड रहा है यहाँ अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। जब उनका आंसर मोस्टली इंग्लिश में हो जा रहा था मैं तो Hello everyone, this is Pankaj. I welcome you all again in this platform. Today our guest is Mr. Uttam Kumar Gupta. He is selected as an assistant professor in Bihar Public Service Commission in mathematics department. And he is about to finish his PhD also from IIT Dhanbad. तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले उत्तम आपको सक्सेस के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। और बता दूँ आपको कि इस वीडियो का मोटो क्या है। बेसिकली इस वीडियो का मोटो ये है कि जो आपकी पोस्ट है BPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में जानना, उसके प्रोसेस के बारे में जानना, साथ में जो मैथमेटिक्स में आपने अपने रिसर्च फील्ड में जो चीज़ें की हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करना, और साथ में मैथमेटिक्स में क्या स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में जानना बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपके बारे में जान के, आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपने कैसे स्टडी करी, क्या क्या आपने चीज़ें करी आपके करियर में, प्लीज़। सो मैंने 10वीं क्वालिफाई करी सेंट लुइस हाई स्कूल रांची से। ओके, दैट इज इन हरमू अरोड़ा। ओके, एंड आफ्टर दैट आई डिड माई इंटरमीडिएट इन सेंट जेवियर कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेक्शन। बेसिकली ही इज फ्रॉम रांची, तो उन्होंने रांची से ही स्कूलिंग की है। हाँ, तो उस समय मैं कुछ स्पेसिफिक अपने दिमाग में लेकर नहीं चल रहा था, बट मुझे साइंस पसंद थी तो मैंने साइंस कैरी करी। ठीक है। और इंटरमीडिएट में मैंने फिर जेई भी दिया, बस जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो जो मैंने क्वालिफाई किया था, ऑल्दो द रैंक वाज नॉट दैट गुड, बट इट वाज ओके टू गेट अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और व्हाटएवर। बट due to my financial condition, my family background, I cannot afford engineering or pursue that background. So I decided to do graduation, simple BSc. Like मुझे 2 subjects mainly पसंद थे, physics और maths. तो physics pursue करने में थोड़ा सा डाउट था कि आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो मेरे फैमिली वालों ने, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि मैथ कर सकते हो, क्योंकि मैथ के बहुत स्कोप्स हैं आगे। ऐसा मतलब सीरियसली ऐसा होता है, साइंस में कम, फिजिक्स में कम स्कोप है, मैथ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे कोई अर्लियर स्टेज की उनका कहना था कि मैथमेटिक्स, चूंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का पेपर होता ही होता है, तो मैथ लेके पढ़ोगे तो प्रोबेबली तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हों। दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, तो ठीक है, फिर मैंने BSc करी, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स सेंट जेवियर कॉलेज रांची से ही। और उस समय एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचता था कि कुछ एग्जाम्स क्लियर करूंगा, ऑल्दो बैंकिंग और SSC व्हाटएवर। फिर मैंने देखा कि ऑल्दो दैट कॉलेज वाज प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज। ओके, तो वहाँ 2 फैकल्टीज आए, तो आई वाज अ बिट क्यूरियस कि सब लोग इतने पढ़ के टीचर्स बनते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ कैसे आए ग्रेजुएशन में पढ़ाने। तो मैंने उनसे थोड़ा बातचीत करी, उनके बारे में जाना कि आप यहाँ कैसे आए, क्या क्या प्रोसेस है ऐसे आने का। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि क्या क्या कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। लाइक आपको एक नेट एग्ज़ाम होता है, PhDs होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इसके थ्रू जा करके ये क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप यहाँ आ सकते हो, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने आ सकते हो। तो मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। हाँ, सो सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये लाइन परस्यू करनी है, मुझे इस डायरेक्शन में आगे जाना है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि एक जैम का एग्ज़ाम होता है जो IITs और NITs में जाने के लिए, वहाँ से मास्टर्स करने के लिए हाँ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने दी एग्ज़ाम जैम की। ऑल्दो मैं सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन चालू रखा था मैंने, और नेट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना चालू किया था उस समय ही। तो जैम की एग्ज़ाम मैंने दी, तो कि मैंने जैम की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली, बट उस समय प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, या आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ सवालों में बहुत ज़्यादा समय बिता दिए, तो एग्ज़ाम कोई बहुत खास गई नहीं, बट क्वालिफाई हो गई। शायद कुछ NITs मिल सकते थे मुझे, बट अगेन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो मैंने सोचा कि घर से दूर रह करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली मानते हैं कि IITs NITs इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली, बट यहाँ पे MSc फॉर मैथ भी होता है, और MSc के मतलब मैथ के सब्जेक्ट भी आप परस्यू कर सकते हो, राइट? दिस इज द पॉइंट। ओके, प्लीज कंटिन्यू।
नहीं, मैथमेटिक्स आपके पास बीएससी ऑनर्स है तो आप और भी कई कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। IITs and IITs? तो मैं तो एमएससी क्वाइट फेमिलियर है जिस डायरेक्शन में बीएससी वाले लोग जाते हैं। Okay. तो एमएससी आप आईटी से कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। Yeah. ठीक है, मुझे ये बैकग्राउंड, मैं ये प्रोफेसर वाली लाइन को लेकर चल रहा था। Okay. तो फिर चूंकि मैं जैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। तो जैम कोई बहुत अच्छे से क्वालिफाई नहीं हुई, ठीक ठाक हुई बस। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं होगा आईटीज एंड आईटीज में जाना। तो उसके बाद फिर मैंने वही रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से एमएससी करी। तो चूंकि मेन फोकस था नेट। ऑल्दो आप कहीं से एमएससी कर रहे हो और प्रोफेसर वाली लाइन में जानी है तो आपके पास अल्टीमेटली नेट या पीएचडी होनी चाहिए। तो मेरा अल्टीमेट मोटो था नेट। तो मैंने मास्टर्स करी। तो मास्टर्स फर्स्ट ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अपियर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दी तो मैंने क्वालिफाई कर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, जैसे डाउट हो रहा है मेरे माइंड में कि जैम और नेट दो काइंड ऑफ एग्जाम है, तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है? मैं नए स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नए हैं काफ़ी। तो जैम कब देते हैं, नेट कब देते हैं, दोनों एक साथ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? जैम ग्रेजुएशन के एंड पर देते हैं। ओके, लाइक आप ग्रेजुएशन आपने डिग्री मीन्स फाइनल ईयर में, आई गेस मुझे जहाँ तक याद है फाइनल ईयर में उसकी फॉर्म भरते हैं। बीएससी फाइनल ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में फॉर्म भरने के बाद आप एक साल अच्छे से प्रिपेयर करो और ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है। ग्रेजुएशन लेवल ही क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गए, ग्रुप थ्योरी एंड ऑल दैट, डिफरेंशियल इंटीग्रल। तो basically for taking admission in masters. हाँ, टेकिंग एडमिशन इन मास्टर्स। For NET is for what? नेट इज एक्चुअली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। Okay. आफ्टर दैट इफ मैं वहाँ तक जाऊँगा। Okay. जैसे मास्टर्स के बाद, मास्टर्स के साथ आपके पास अगर नेट डिग्री है हाँ. तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए Okay. ऑल ओवर द इंडिया। Okay. हाँ, कुछ लैंग्वेज बार्स होते हैं बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, हाँ तो नेट किया आपने उसके बाद? हाँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर में नेट क्लियर कर लिया। हाँ. तो चूंकि उसका रिजल्ट लेट था तो मैंने एक सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। तो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों का एग्ज़ाम रिजल्ट आया, दोनों में क्वालिफाई हो गया। तो ठीक था वहाँ एक्सपीरियंस वहाँ तक। और हाँ, आपका ऑल इंडिया रैंक 1? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक आई गेस 165 था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरा रैंक 155 रहा। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है, ऑल्दो एक दो रैंक ऊपर नीचे होगा। So you had that time net plus JAR, right? नेट प्लस जार। Okay. एंड मास्टर्स खत्म होने के बाद वही टारगेट था कि पीएचडी करनी किसी अच्छी जगह से। Okay. तो मैं थोड़ा बिगिनर था, नेप था, मुझे नहीं आइडिया था कि पीएचडी में क्या करते हैं या पीएचडी में मतलब एडमिशन का क्या प्रोसेस है। मुझे ऑल्दो कुछ आइडिया नहीं था, थोड़े बहुत हिंट्स थे। तो मैंने सारे मेजर आईआईटीज़ के फॉर्म भरे, सारे नहीं, कुछ मेजर आईआईटीज़ के फॉर्म भरे। लाइक आईआईटी दिल्ली भरा, आईआईटी खड़गपुर भरा, आईआईटी रुड़की भरा। और मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सजेस्ट किया कि धनबाद अच्छा है, बढ़िया है, तो आईआईटी धनबाद में मैंने भर्ती। Okay. तो आज हम IIT धनबाद में बैठे हैं। तो आईआईटी दिल्ली का क्या था कि उन्होंने 250-300 लोग बुलाए थे, जिसमें से हार्डली 3-4 जने को लिया। तो वो तो ऑलरेडी मीन्स चूँकि मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था तो वो चांसेस ऑलरेडी कम थे। और रुड़की में एग्ज़ाम्स थे, रिटन एग्ज़ाम्स, और खड़गपुर में भी एग्ज़ाम्स थे। तो मेरे से एग्ज़ाम्स नहीं क्वालिफाई हो, मैं उस लेवल का आई गेट प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, उनके एग्ज़ाम्स सम वॉट डिफरेंट थे। उनके लिए एक पर्पसिव स्टडी करनी चाहिए आई गेस। बट आईआईटी धनबाद में जब मैंने इंटरव्यू दी तो आईआईटी धनबाद में इन्होंने एक्चुअली थोड़ी सी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखी कि 10वीं 12वीं और ये ग्रेजुएशन इसमें कैसे परफॉर्मेंसेस थे। तो थोड़ा मेरा बैकग्राउंड इस डायरेक्शन में ठीक था, तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया। 2-4 क्वेश्चन पूछे लीनियर अलजेब्रा से और डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो बेसिकली ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इंटरमीडिएट थे, नॉट दैट मच इजी एंड नाइदर टू हार्ड ऑल्सो। सो मैंने बता दिए तो हो गया एडमिशन यहाँ पर। उसके बाद मुझे ग्राफ थ्योरी में रिसर्च करने को मिला। ग्राफ थ्योरी कम्स अंडर प्योर मैथमेटिक्स एज यू कैन से। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। या मैथमेटिक्स। मैंने ग्राफ थ्योरी थोड़ी बहुत डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी हुई थी ग्रेजुएशन में,
मास्टर्स में नहीं पढ़ी थी, ग्रेजुएशन बीएससी में पढ़ी थी। ओके लाइक 1 सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथ, उसका एक छोटा सा पार्ट था ग्राफ थ्योरी। ओके, तो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा, मतलब यहाँ तक हम पीएचडी में इनकी जर्नी तक पहुँच चुके हैं। पीएचडी के बाद थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं एक दो चीज़ें और पूछ लेता हूँ। और सबसे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उनके लिए थोड़ा एज बार जो है थोड़ा सा आगे होता है कंपेयर टू हिम। ही इज अ वेरी यंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ही विल बी अ वेरी यंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड चार्मिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इनको अर्ली स्टेज पे ही लाइफ के, जहाँ पे एक पीएचडी की लंबी जर्नी होती है, 5 साल मिनिमम लगता ही है किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट आप कर रहे हो तो इन द 4th ईयर ओनली he about to submit his thesis, and after just submitting the thesis he is going to be a assistant professor। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, ये यूनिक बात है ऑब्वियसली, और सबके साथ ऐसा नहीं होता बेसिकली, है ना। तो दैट्स व्हाई ही इज हियर। और अब आते हैं पीएचडी के बारे में, इनके बारे में। तो पीएचडी भी इनकी काफ़ी मतलब एडवेंचरस रही है, मैं बोलूँगा, है ना। तो अच्छे पब्लिकेशन आएंगे, अच्छे जर्नल में। तो पीएचडी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ, प्लीज। तो एक्चुअली ग्राफ थ्योरी इज नॉट समवट डेटा बेस्ड, इससे आपको कुछ एप्लीकेशन, ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते। बेसिक मीन्स प्योर मैथमेटिक्स काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू इन योर हेड। मीन्स रिसर्च करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, और पेपर लिखने के लिए कंप्यूटर चाहिए। तो थिंग्स आर ऑल इन योर हेड, so you need to think in proper direction to do some research। तो ग्राफ थ्योरी मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हुई शुरू में, क्योंकि मुझे शुरू से सारा पिक करना पड़ा, 2-4 किताबें पढ़नी पड़ी, फिर रिसर्च पेपर पढ़ने पड़े। तो मेरे गाइड का बड़ा सपोर्ट रहा इन सब में। गाइड थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और जो होने भी चाहिए थे, अगर वो नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाती पीएचडी मेरी। हाँ, तो उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शंस बताए, उन्होंने मुझे अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। तो एक्चुअली हुआ ये कि 1 साल जो होता है पीएचडी का, वो कोर्स वर्क होता है। तो कोर्स वर्क में ही मेरे गाइड ने मुझे कुछ किताबें पढ़ने को दे दी थी, और कोर्स वर्क के एंड में मुझे 1-2 प्रॉब्लम सजेस्ट करे थे। तो मैंने एक कंजेक्चर सजेस्ट करा, तो जिसपे मैंने काम करा, तो मुझे कुछ पॉजिटिव मिला। सो विद इन फर्स्ट ईयर मेरा एक पेपर आया। That's a very big achievement। हाँ, कोर्स वर्क के जस्ट अबाउट एन एंड, जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था, उस समय मेरा एक पेपर पब्लिश हो गया। और उसके बाद फिर 2nd 3rd, चूँकि मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे पब्लिकेशन चाहिए थे, तो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहा 2nd ईयर। और चूँकि ग्राफ थ्योरी में पेपर आने में बहुत समय लगता है, एक्चुअली ग्राफ थ्योरी नहीं, प्योर मैथमेटिक्स में पेपर आने में बहुत समय लगता है। रिव्यू प्रोसेस मिनिमम 1 से 1.5 साल का होता है। बेसिकली हर रिसर्च फील्ड में ऐसा होता है। बहुत ग्राफ हम भी है ना, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो वो मैं मार्जिन ले करके चल रहा था कि आप 2nd ईयर में अगर कुछ कर लेते हो, आपके पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं, और आप उसको लिख करके जर्नल में कम्युनिकेट कर देते हो, तो वो 4th ईयर तक पब्लिश हो जाएगा। तो दैट वाज माय प्लान। और मीन्स एक्चुअली द प्लान, ऑल द थिंग्स वे आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। थोड़ी सी जर्नी मैंने भी देखी है इनकी, कुछ लास्ट 1 ईयर से साथ है, तो बड़ा स्मूथ ही जा रहा है। पता नहीं जो भी है, चीजें टाइम से हो रही हैं। नहीं, पंकज जी थोड़े बाद आए मेरे लाइफ में, स्ट्रगल वाला टाइम पे नहीं आए। बट जहाँ से मैंने देखना स्टार्ट किया, चीजें आर वेरी स्मूथ, और मतलब टाइम पे फॉर्म निकला है, जो एग्जाम का फॉर्म होता है वो भी टाइम पे निकला, टाइम पे एग्जाम हुआ, टाइम पे रिजल्ट आया, टाइम पे, मतलब एक वेरी, बोलेंगे इज वेरी लकी, मैं तो ऐसा बोलूँगा। ओके, इस पार्ट को थोड़ा साइड रखते हैं, और बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अभी पीएचडी के लिए एम कर रहे हैं। मतलब मान लो कि वो ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में है, तो पीएचडी करना लगे इज ए सिंपल टास्क, और सिंपल तो नहीं है, बेसिकली आपने हर जगह यही सुना हुआ, डिफिकल्ट है। तो क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि यार तुम पीएचडी करना, तो आपका रिसर्च फील्ड ऑलरेडी होना चाहिए, या फिर कैसे वो एम करें? पीएचडी करने के लिए बेसिकली आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, और एंड्योरेंस होना चाहिए, और पेशेंस। हाँ, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते समय हमें बस ये लगता है कि ये पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे, इतने पैसे मिलेंगे, मजा आ जाएगा, और मजे करेंगे उन पैसे से। क्या करना रहता है, कुछ नहीं, 1-2 पेपर बस पब्लिश करने रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। बट पीएचडी में आने के बाद ये रियलाइज होता है कि यू विल फील प्रेशर ऑल द टाइम। हाँ, क्योंकि सारी चीजें अनसर्टेन होती है। इट इज नॉट लाइक कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने एग्जाम दे दी, क्वालिफाई कर लिया। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको पेपर सोचने से लेके, रिजल्ट बनाने से लेकर के, उसको लिखना और उसको पब्लिशेबल बनाना, फिर कम्युनिकेट करना, रिव्यू प्रोसेस,
वो एक्सेप्ट करना और फिर पब्लिश हो जाना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। यू विल फील प्रेशर ऑल द टाइम, आपके मोस्ट प्रोबेबली बाल वाल भी चढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल इज ओनली। सो अब हम मूव करते हैं इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पे, जो कि बीपीएससी की एक शानदार जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एक क्लास है, गजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट है बिहार में। तो जैसे मैंने बताया कि ये रांची से हैं, बट इनका जॉब बिहार में लगा है, बट एक्चुअली इनका आई थिंक ओरिजिन है वो बिहारी है। तो अब हम बात करते हैं बीपीएससी की इस पोस्ट के बारे में। तो इन बिटवीन पीएचडी ही इन्होंने फॉर्म भरा था, और इन बिटवीन पीएचडी इनका एग्जाम हुआ था, और इन बिटवीन पीएचडी ही इनका इंटरव्यू हुआ था। तो थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में शुरू से लेकर स्टार्ट तक बताइए, जो लोग एम कर रहे हैं बाहर उनको थोड़ा आइडिया लगे। एक्चुअली ये जो फॉर्म आई थी ये 2019 और 2020 के अराउंड आई थी। और उस समय जस्ट मैं मास्टर्स से पीएचडी में जाने वाला था। 19 में मैंने फिर एडमिशन ली थी पीएचडी में। तो पीएचडी में एडमिशन ली, कुछ दिन के बाद ये फॉर्म आई थी। तो क्योंकि मेरा तो स्कोप यही था असिस्टेंट प्रोफेसर और इसी डायरेक्शन में जाना था, तो मैंने फॉर्म भर दी थी। मैंने 2 फॉर्म भरी थी। इन बिटवीन यूएसए के सपने भी देखे थे। बट ठीक है। हाँ, इस कट कर दूँ थोड़ा, ठीक है। तो उस समय मैंने फॉर्म भर दी थी, क्योंकि मेरे पास एक नेट की डिग्री थी। नेट क्या होती है? नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। तो वो मास्टर्स और नेट होने के बाद आप एक्चुअली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो वो मैंने फॉर्म भर दी थी, और पीएचडी इधर चल रही थी मेरी। और इन बिटवीन वो 2020 की जो वैकेंसी थी वो 2023 में उन्होंने 22 लास्ट 22 लास्ट में इन्होंने एग्जाम्स के लिए बुलाया, रिटन एग्जाम्स के लिए बुलाया। हाँ, तो ये भी आप सोच के रहे कि जो भी एग्जाम्स आएंगे गवर्नमेंट के, तो उन्होंने एवरेज अच्छा खासा टाइम लगता है। हाँ, सब में 5 वर्ष की योजना भी बन जाती है, तो उस हिसाब से आप दिमाग में रखे चीज़ों को। हाँ, तो मैंने एग्जाम दे दी, रिटन एग्जाम। तो मेरी रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गई। रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने से पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या था, सिलेबस कैसे था, क्वेश्चंस कैसे थे, प्लीज बताइए। ओके, सो बेसिकली जो एग्जाम थी वो बीपीएससी ने कंडक्ट करी थी। वो एग्जाम नेट के सिमिलर थी, बट आई गेस जो एग्जाम थी या था, मतलब सम पार्ट ऑफ इंडिया में थी होता है कि सम आउट ऑफ इंडिया में था। ओके, हाँ, एग्जाम नेट के ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, मींस क्वेश्चन सिमिलर थे, बट काफी ब्रॉड सिलेबस था। उन्होंने सारे जो मास्टर्स का सिलेबस होता है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर किए थे। ये इजी था, नेट जितना डिफिकल्ट नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन काफी बड़ा सिलेबस था, जो कि आई गेस अगर मींस एक बेसिक रीडिंग करना पड़ेगा आपको थ्रू आउट सारे किताब, ओडी, पीडी, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, व्हाटएवर। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको जो अच्छे लगे वो याद हो। नहीं, 2022 में आए थे, क्या क्वेश्चन याद रहेंगे? रैंक नलिटी काइंड ऑफ थिंग। मतलब क्वेश्चंस उन्होंने एवरेज अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, ठीक क्वेश्चन थे। ऐसा भी था कि कुछ क्वेश्चन नेट से उठा रखे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं, डायरेक्ट नेट से क्वेश्चन नहीं थे, इकोनेट के रिलेटिवली इजी क्वेश्चन थे। तो क्योंकि मेरा नेट दिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वो प्रिपरेशन थी, तो वो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए क्या किया? ऐसा कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो रिसर्च में इन्वॉल्व था। मेरे पेपर्स के रिवीजन चल रहे थे, और वो कम्युनिकेशन और साथ में पेपर का काम चल रहा था, तो मैं कोई ऐसा खास प्रिपरेशन नहीं करा था। लेकिन क्योंकि यहाँ जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ट्यूटोरियल क्लासेस लेने होते हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर करने होते हैं, तो वो थोड़ा रिवीजन था मेरा ऑलरेडी, सिलेबस सारा, तो ठीक है, उससे क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू पे आते हैं। तो ये इंटरव्यू मार्च के अराउंड हुआ था, आई गेस, एज आई रिमेम्बर। और ये इंटरव्यू में ना एक्चुअली 10-15 लोगों का एक पैनल था, और इंटरव्यू एक्चुअली काफी ट्रांसपेरेंट था। एक चीज और बता देते हैं उससे पहले कि जो वैकेंसी थी आई थिंक अराउंड वैकेंसी 120 के अराउंड 120 के अराउंड वैकेंसी थी, तो 120 to 3 हाँ लोगों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। 450 लोग, 450 मुझे एग्जैक्टली 1:3 रेशियो का तो बेसिकली रहता है, जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था जिनके पास, और उनसे ही एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए थे बेसिकली। तो फिर एग्जाम्स के लिए 450, एग्जाम के बाद 450 लोग अराउंड क्वालिफाई किए। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, तो इंटरव्यू में 10 लोगों की पैनल थी, और पैनल में 10 प्रोफेसर थे। हाँ, 10 ऑलमोस्ट 10 मुझे लगे, हाँ शायद मे भी 7-8 हूँ। ओके, और इंटरव्यू काफी ट्रांसपेरेंट पर्सन होगा।
नहीं वो उतना नहीं पता चला ना। अच्छा, आपको पता ही रहता है वहाँ पे इंटरनली रहता है? हाँ, इंटरनली रहते हैं। इंटरनली तो मेरी कोई अच्छा। साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि सब प्रोफेसर हैं? हाँ, कुछ लोग आपके हाव भाव देखते हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को सुन के, आप कितने नर्वस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरव्यू में। क्योंकि ये जॉब की इंटरव्यू है, यहाँ पर आपके नॉलेज के साथ बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। राइट। तो वो इंटरव्यू मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पूछा, उन्होंने बस मेरे बैकग्राउंड डिटेल्स लिए कि आपने कहाँ से क्या पढ़ी, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं लिए, एजुकेशनल डिटेल्स लिए हैं कि अभी क्या कर रहे हैं वगैरह। तो इंटरव्यू में एक मेरा थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन ये रहा कि उन्होंने रफली मेरे से थीसिस का टाइटल पूछ दिया, मेरे पीएचडी थीसिस का टाइटल पूछ दिया, और दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि मैं ग्राफ कलरिंग्स पे काम कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं थे उसमें। मैंने बोल दिया सर स्टडी ऑफ सम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, इसी वे में था कुछ, तो वो थोड़े ब्लंडर भी हो सकता है। हाँ। अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो आप अपने फील्ड का कुछ भी नाम ले सकते थे। हाँ। बट फिर भी उनकी नॉलेज इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो बाद में जो आंसर दिए उन्होंने उसको ओवरकम कर दिया उस चीज़ को, बेसिकली मुझे ऐसा लगा है ना। बट ये ब्लंडर भी हो सकता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन बनाता है आपका कि आप इसमें रिसर्च कर रहे हैं और आप जान नहीं रहे। और दूसरी चीज एक ये भी है यहाँ पे कि जो टाइटल है रिसर्च का, बेसिकली आईटी धमाल में ऐसा होता है कि वो एट द एंड ही फाइनलाइज होता है। हाँ, तो इसलिए लोग फोकस करते हैं रिसर्च पे, तो टाइटल पे इतना फोकस नहीं होता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। हाँ। बट इन द वे कुछ ना कुछ ऐसा आंसर देना चाहिए कि एक सुटेबल आंसर लगना चाहिए। एक्चुअली मैंने जो बोला था उनको, एक्चुअली वो सही था। अच्छा। बट मैं डाउट में था, और Okay. उन्होंने वो पिक कर लिया कि ये कंफ्यूजन में है। ओके तो उनको पता चल गया कि ये गलत बोल रहा है या इसको पता नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट गया। उसके बाद उन्होंने फिर वो रिसर्च पे आए, तो मुझे ऐसा लगा कि 2 प्रोफेसर शायद मेरे रिसर्च एरिया से रिलेटेड थे, ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। लकीली तो हाँ, लकीली तो उन्होंने रिसर्च पूछा। उसके बाद फिर कुछ पीटरसन ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ये इजी क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैं तो रिसर्च में हूँ तो ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। तो दैट आई आंसर्ड ऑल। बट उसके बाद फिर अदर एरियाज से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ वेक्टर कैलकुलस से पूछे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट, कर्ल, ऑल दीज थिंग्स। तो सारे नहीं, बट रफली मैंने कुछ कुछ के जवाब दिए, और जिनके जवाब आपको नहीं आते, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, सो नहीं आते। ऐसा मुझे याद, हाँ ऐसा हुआ। मैंने कहा एक दो क्वेश्चंस में कि सर मुझे नहीं आता। ऑब्वियस है, 10 लोगों के सामने तुम सब कुछ नहीं बता पाओगे। और बहुत सारे वो डाइवर्सिटी होती है ना, वो क्या सुनना चाहते हैं वो भी एक बड़ी बात होती है। जैसे आपके हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछे और आपके पास एक अनालोग आंसर, एक डिफरेंट आंसर हो, बट पॉसिबल ये भी है कि वो अलग आंसर सुनना चाह रहे हो। ठीक है, वो क्या पॉइंट करके सुनना चाह रहे हो। ठीक है, ओके। तो फिर बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं था और बहुत खराब भी नहीं था, काइंड ऑफ एवरेज इंटरव्यू गया हमारा। ऊपर वाले की, हाँ, ऊपर वाले की कृपा थी। ऐसा ही है, बट वो लोग देख लेते हैं वो कि जो चाहिए हाँ। एक्चुअली वो है या नहीं है ना। आप ये ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, वी कैन नॉट जज दिस थिंग्स आफ्टर द इंटरव्यू आल्सो, आफ्टर द रिजल्ट आल्सो, है ना, कि क्या चीज़ें उन्होंने पिक की वो एक्चुअली मैच करी इनके साथ, तभी वो ये जॉब ना राइट ना। हाँ, तो उन्होंने कुछ ऐसा भी किया कि कुछ क्वेश्चंस दिए सोल्व करने के लिए बोर्ड पे, ऐसा? हाँ, वही बोर्ड था। उन्होंने पीटरसन ग्राफ ड्रॉ करने को बोला, कुछ पूछा, तो बोर्ड पे ही बताना था। और जैसे ही आपने एंट्री करी थी इंटरव्यू में, कौन सा इंटरव्यू था आपका? पहले दिए थे इस टाइप के इंटरव्यू? नहीं, मैंने जॉब की इंटरव्यू, यस हाँ, मैंने एक जॉब की इंटरव्यू दी। मैंने एक बार एक HPSC क्वालिफाई किया था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वही असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। तो वो रिटन में क्वालिफाई हो गया था। वो इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। इंटरव्यू में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, काइंड ऑफ कि नॉन लिविंग मीजरेबल फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स इस टाइप से। तो उस समय आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, तो मैं नहीं आंसर कर पाया था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और PhD इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के होते हैं, बट PhD इंटरव्यूज प्योरली नॉलेज बेस्ड होते हैं, वो केवल आपके नॉलेज पे जज करते हैं। जॉब इंटरव्यूज आर समवॉट डिफरेंट, काफी चीजें और जज करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें। आप मतलब कैसे टीच कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे, हाँ, आप पहले पढ़ाए हो कि नहीं, ये सारी क्वेश्चंस भी आते हैं। बट PhD इंटरव्यूज अलग होती हैं थोड़ी। तो आप तो नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ा, हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि ट्यूटोरियल क्लासेस वगैरह ली हैं, डाउट क्लासेस लिए हैं और प्राइवेट ट्यूशंस कराए हैं, बट ऐसे एज अ टीचर एक क्लास को पढ़ाना ये नहीं करा है।
ये तो होगी इंटरव्यू की टेक्निकल बातें। आप थोड़ा नॉन टेक बातें करते हैं कि जैसे आप एंटर किए, आपका बॉडी पोस्चर क्या था, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या था, आपका नर्वसनेस था या नहीं था, ये थोड़ा बताइए। ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होता ही है, वो कितना था लेवल, कितना था? उसने आपके क्वेश्चंस आंसर्स को मतलब आंसर्स को हाँ। दबाया या फिर आपने ओवरकम किया? एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया इस मामले में। मैं जब बैठा तो आई वॉज बिट नर्वस, तो कुछ प्रोफेसर्स ने शायद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि थोड़ा नर्वस हो रहा है, तो उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया, रिलैक्स किया कि कोई बात नहीं है, सब इजी है, आप तो केवल बोर्ड लीजिए, मतलब ये पेन लीजिए और डस्टर लेकर के बोर्ड पे चले जाइए। मीन्स वो मुझे काम डाउन करने की कोशिश की है क्योंकि वो इजी था। और ड्रेसिंग सेंस में मतलब मैं फॉर्मल में था। मीन्स ये भी इन चीजों से फर्क पड़ता है क्या? थोड़ा फर्क पड़ता है। लाइक आप एकदम ही कैजुअली नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ आपके पर्सनालिटी को भी जज करने वाले लोग होते हैं। एकदम कैजुअली लाइक ने आपने टी शर्ट पहन ली और पजामे में चले गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड लुक आपको मेंटेन करनी होती है। बहुत सारे लोग फॉर्मल में थे, शर्ट पैंट में थे, मैं जीन्स में था, बट शर्ट था। सारे नेगेटिव चीजें हैं बट फिर भी सिलेक्शन हो गया। जीन्स में था, ये था। एनीवे, और बात करते हैं कि लैंग्वेज भी कुछ कंसर्न रहता है वहाँ पे कि तुम क्या बोल रहे हो। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इस वे में प्रॉब्लम था क्योंकि वो सारे मतलब क्वेश्चंस मोस्टली वो हिंदी में पूछ रहे थे। और मेरा ये सारा जो बैकग्राउंड रहा है यहाँ IIT में बच्चों को ट्यूटोरियल डाउट्स क्लियर करने या जितना मोस्टली कम्युनिकेशन जो होते हैं रिसर्च वाले सब इंग्लिश में होते हैं। तो मेरे लिए हिंदी में मतलब टीचिंग वाला काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैथ को हिंदी में बोलना। हाँ, बोलो एक एग्जांपल। लाइक व्हाटएवर यू। अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है? चलिए प्लीज। Like they wanted me to draw the Peterson graph, so I went to the board and draw all those things and what do you mean by complete graph, as I have told you. तो मैंने वो भी बनाए और कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसको इंग्लिश में, तो मैं जो वो पूछ रहे थे उनका आंसर मोस्टली इंग्लिश में हो जा रहा था, मतलब ना चाहते हुए भी फिर भी उन्होंने शायद इसको पॉजिटिवली लिया। मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो आपको ये नेचुरली आ रही है। ठीक है, कुछ मतलब जानबूझ के नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि इंग्लिश झाड़ रहे हैं। नहीं। Anyway, मतलब काफी इंटरव्यूज आपके इंग्लिश में ही होंगे, जैसे कि आपकी कोई भी सेंटर कॉलेज जो होते हैं उनके अगर इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे साउथ इंडियन प्रोफेसर भी हो सकते हैं, तो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। बट ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मतलब एक रिलैक्स माहौल बनाने के लिए यू कैन वो आ जाते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना? तो वो चीज़ें हैं बेसिकली। और ऑन एंड एवरेज हमने पूरा कवर कर लिया इंटरव्यू बेसिकली। तो जैसे आप इंटरव्यू पैनल से बाहर निकले तो क्या लग रहा था, होगा या काम खत्म? थोड़ा डाउटफुल था सिचुएशन। अच्छा, फिर क्या मंदिर गए सीधे? मैं मंदिर जाने की मतलब वैसे तो मैं भगवान को साथ लेके चलता हूँ। हाँ, ठीक है, मतलब मैं मुझे था थोड़ा हिंट कि हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसर्च से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आंसर करी थी और उनके क्वेश्चंस जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे उसमें ऑलमोस्ट 40-60 का रेशियो था। 40% मैंने कुछ आंसर कर पाई और 60% मिस हो गई। तो थोड़ा डाउट था बट लग रहा था कि हो जाना चाहिए। और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी आए इंटरव्यू में, मुझे आई गेस 6 नंबर दिए थे उन्होंने आउट ऑफ 50। हाँ, तो क्वालिफाई हो गया। हाँ, तो मतलब इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया। ओके, तो हमने इंटरव्यू के बारे में जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे सब डिस्कस कर लिए, नॉन टेक क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जो चीज़ें होनी चाहिए बेसिकली। फिर कुछ डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके हम लोगों को हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो इंटरव्यू के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में प्लीज बता दीजिए। सो एक्चुअली जिस दिन इंटरव्यू ली बीपीएससी की, ओके, तो इंटरव्यू के दिन ही उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, ठीक है, जो आपने सबमिट करे थे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब वो वेरीफाई करते हैं वहीं पर। ओके, उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो गई, मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ गए, तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट वो भेज देते हैं DST बिहार में। ओके, उसके बाद अब आगे का काम DST का है। विदिन कितना टाइम लगता है DST? ये मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में हो जाना चाहिए, बट हमारे केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। कुछ वो हर उसमें इशू होते हैं, तो अराउंड 3 मंथ्स लग गए। हाँ, मुझे 2.5 से 3 मंथ्स लग गए ये बीपीएससी को डॉक्यूमेंट DST को भेजने में। और फिर अब ये
20 सितंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीएसटी का। ओके। डीएसटी ने मतलब फिर से एक बार वापस से डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करने के लिए 20 सितंबर का टाइम दिया। और 20 सितंबर को मीन्स और कुछ मीन्स वही सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करते हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक एक शपथ पत्र देना होता है जो एसडीएम से साइन करवाना होता है। क्या होता है शपथ पत्र में? शपथ पत्र मीन्स आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। और फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो डीएसटी आपसे 5 चॉइसेस मांगेगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो उसमें से आप किन 5 में से आप कौन सी आपकी 5 प्रायोरिटीज हैं वो पूछता है। और उनमें से कोई एक आपको मेरिट के मिल भी सकता है, मिल भी नहीं भी मिल सकता है, बट मेरिट के अकॉर्डिंग कोई एक देने का प्रयास किया जाता है। और फिर वो कॉलेज में फिर वो आपको एक ज्वाइनिंग का डेट दे देता है, मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन में दे देना चाहिए, ठीक है। वो उस डेट में फिर आपको जाकर के ज्वाइन करना होता है और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बीच में बनवाना होता है जो ज्वाइनिंग के टाइम को मांगते हैं। ओके, ठीक है। दैट्स ऑल। So this is all the process। और in between का PhD भी सबमिट हो चुका है, तो कुछ ही दिनों में he is a doctor now, डॉक्टर उत्तम कुमार गुप्ता, तो उसके बधाइयाँ। और छोटी सी उम्र में इतना सब कर लिया, ऊपर वाला देख रहे हैं सबको। एनीवे, हम अब वीडियो ना ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको एंड करते हैं यहीं पे। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने टाइम दिया और इवन आपने थैंक यू आपने चीज़ें शेयर करी यहाँ पे। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ भी आपको डाउट्स हैं, एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक और स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट आप यहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं, वी सर्टेनली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। और एट द एंड आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।